I've started recording. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटे? Refraction due to curved surface. Refraction due to Curved surface. curved surface. आपने 3-4 क्वेश्चन भी करा थे। कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। अच्छा, कब हमारी क्लास हुई थी? कल कल हुई थी क्या क्लास हमारी बेटे? 6 जून को। 6 जून को हुई थी। अच्छा, शायद नोट्स, अच्छा हाँ नोट्स किए रहे। हम्म। अच्छा, मैंने होमवर्क भी दिया था सेक्शन ई, उसमें से कुछ डाउट है क्या बच्चों? होमवर्क किया सब लोगों ने? यस सर। अच्छा, कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर पार्ट 2 में पार्ट 2 में डाउट है? ओके, बोलो क्या डाउट? सर D5 T5। एक मिनट। T5 क्या क्वेश्चन है बेटा? एक बार कैन यू रीड इट आउट फॉर मी? सर the maximum refractive index of the material of a prism of aspect angle 90 degree for which light may be transmitted is Maximum refractive index of the prism 90 degree for which light may be transmitted, है ना? यस सर। देखो बेटा, इसका मतलब कुछ इस तरह का प्रिज्म है हमारे पास, 90 डिग्री इसका एंगल है। ये बोल रहे हैं कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसके लिए लाइट ट्रांसमिट हो जाए, है ना? देखो बेटे, हमने एक केस ये पढ़ा था कि अगर
ए बड़ा हो जाए किससे, 2c से, तो फिर उस केस में क्या होता है, ट्रांसमिशन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, मतलब ए अगर 2c के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका उल्टा अगर अपन कर दें कि फॉर ट्रांसमिशन टू टेक प्लेस, ए जो होना चाहिए इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2c, राइट, या a/2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू c। दोनों तरफ साइन ले लें, तो साइन a/2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू साइन c, और साइन a/2 कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, तो 1/√2 should be less than or equal to 1/n, तो n should be less than or equal to what, √2, √2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब बेटे ये बात समझ में आती है बच्चे? Yes, sir. और बोलो बेटे, और क्या डाउट है? Sir, E3. E3 यही पार्ट 2 का ही। Yes, sir. अच्छा, ये वाला थोड़ा पढ़ना तो यार, ये क्या है जरा कुछ। हाँ बेटा, D3 क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना तो मेरे मेरे लिए। Yes, sir. Yes, sir. So in the given figure, a plano convex lens is placed on paper on which flower is drawn. ठीक है, इस तरह का, और इसमें क्या पैरामीटर दिए हुए हैं बेटा, थिकनेस वगैरह क्या दी हुई है इसकी? नहीं सर, ऐसा नहीं है. हम्म, तो कैसा है? सर प्लेनो कॉन्केव लेंस है. प्लेनो कॉनकेव है, अच्छा अच्छा, तो उल्टा बना दो इसको। हम्म, ये हो गया। थिकनेस क्या दी हुई है? सर 20 सेंटीमीटर. और रेडियस? 20 सेंटीमीटर. दोनों 20 20? यस सर. ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 3/2. 3/2। अब यही पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, कितना रेज्ड दिखाई देगा, है ना? क्या क्या पूछा है इसमें? यस सर. फाइंड द हाउ क्या, फार अबाउट द एक्चुअल पोजीशन डज द फ्लावर हाउ अपियर फार टू अबाउट बी. द एक्चुअल पोजीशन, है ना?
तो वही हमको पता लगाना है कितना रेस लिखा हुआ है। तो देखो बेटे क्या होगा, पहले तो यहाँ पर जो फ्लावर बना हुआ है ये तो एयर में है ना, और एयर से 2 बार रिफ्रैक्शन होकर के रेज वापस एयर में जाएंगी, तब जाकर ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगी रे। लेकिन पहली बार जब रिफ्रैक्शन होगा वो तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है डी डैश इक्वल टू डी अपॉन एन इंसिडेंस अपॉन एन रिफ्रैक्शन। बट डी ही 0 है, तो 0/1/3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। मतलब पहली बार जब इमेज रिफ्रैक्शन होगा तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी बन जाएगी। उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा कहाँ पर, फिर रिफ्रैक्शन होगा ग्लास से एयर में, फिर रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होगा बेटे, ग्लास से एयर में। और अब की बार जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा किससे, स्फेरिकल सरफेस। अब अब हम इस वाली इस वाले पॉइंट को ओरिजिन लेंगे और इसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे ऊपर जा रही है, और इसके नीचे लेंगे क्या, नेगेटिव। तो देखो n1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, n2 हो जाएगा 1, u हो जाएगा -20 और r हो जाएगा +20। v की वैल्यू पता लगानी है, तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। तो आ जाएगा कितना, 1/v प्लस 3/40 इक्वल टू -1/40। तो 1/v की क्या वैल्यू आ गई बेटे, -1/40 -3/40, यानी कि -4/40। तो v को कितना लिख लेंगे, -10 सेंटीमीटर। -10 मतलब ये वाला जो पॉइंट है इससे 10 सेंटीमीटर नीचे, है ना। तो एक्चुअल पोजीशन से भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर ऊपर, राइट। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन। और बोलो भाई। और क्या डाउट है बच्चों। और कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े आप बच्चों। ओके, देखो जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें एक और हम एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद लेंसेज।
मान लो कुछ इस तरह का हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है। कैसे? ये एक प्लेन सरफेस है, और ये एक स्फेरिकल सरफेस। और प्लेन सरफेस को मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने सिल्वर्ड कर दिया। प्लेन सरफेसेस ये जो कर्व सरफेस है इसकी रेडियस हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर, और ये जो थिकनेस है ये हमें दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। अंदर जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस इस स्फेरिकल सरफेस से मान लो बराबर है कितनी, 20 सेंटीमीटर के। ठीक है बेटे? तो हमें पता लगाना है कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज इस प्लेन सर्फ स्फेरिकल सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। Find the distance of final image of O from the spherical surface. तो देखो बच्चों, इसमें होगा क्या, ऑब्जेक्ट से रेज चलेंगी और ऑब्जेक्ट से रेज चल करके इस स्फेरिकल सरफेस पे गिरेंगी, और स्फेरिकल सरफेस से गिरने के बाद उनका रिफ्रैक्शन होगा, राइट? तो थोड़ी सी बेंड हो सकती, फिर उसके बाद उनका रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन, तो 3 बार इमेज बनाएगी। पहली इमेज मान लो बनती है I1 पर, तो वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर मिरर ने इमेज बनाया I2 पर, तो I2 जो है वो तीसरा जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और थर्ड इमेज फाइनली बनेगी, वो उसको कहेंगे अपन फाइनल इमेज। उसकी डिस्टेंस हमें स्फेरिकल सरफेस से क्या है ये पता कर दो। तो अब देखो हम पहला रिफ्रैक्शन कंसिडर करते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, फॉर एयर टू ग्लास। जब रेस कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, एयर से जा रही है ग्लास। तो N1 हो गया 1, N2 हो गया 3/2, और एयर से ग्लास में जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्फेरिकल सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको ओरिजिन लेंगे, और उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव,
और राइट साइड में नेगेटिव, क्योंकि अभी जो इंसिडेंट रेज है वो लेफ्ट में जा रही है। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड पे रखा हुआ है, तो u को लेंगे -20 और इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है, तो r को लेंगे कितना, +40। फॉर्मूला लगा दें, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो 3/2 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइडेड बाई -20 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, दैट इज 40। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2v इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/80 माइनस 1/20 ऐसा हो जाएगा बेटे। यहाँ से हम 80 एलसीएम अगर ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4, तो 3/2v इज -3/80। तो v का क्या वैल्यू आ रहा है बेटे, -40 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस -40 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट भले ही 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रेज मिरर पे जाकर के गिर रही हैं वो 20 से आती हुई नहीं दिखाई दे रही। वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं, वो 40 सेंटीमीटर से आती हुई दिखाई दे रही। ये I1, हाँ, रेज जो है वो जो मिरर पे गिर रही है वो I1 से आती हुई दिखाई। ऐसा हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, तो रेज जब ये चली तो ऑब्जेक्ट से निकल के आई, ऑब्जेक्ट से निकल के इस सरफेस पे गिरी, राइट ऐसे, और यहाँ से ये बेंड हुई, और इस तरह से बेंड हुई कि कहाँ से आती हुई लग रही है, I1 से आती हुई लग रही है। अब ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया बेटे, I1। I1. I1 बन गया है ना। I1 becomes object for plane mirror। तो प्लेन मिरर I1 की इमेज कहाँ पे बना देगा, हमें पता है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से उतनी डिस्टेंस पर उसकी इमेज बन जाती है। अब देखो 40 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस आई थी वो तो स्फेरिकल सरफेस से आई थी, और तो प्लेन मिरर से डिस्टेंस पता लगाने के लिए उसमें 10 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, तो 40 + 10 50 सेंटीमीटर पर I1 है। तो प्लेन मिरर उसकी इमेज अब खुद से कितना 50 सेंटीमीटर पीछे बना दे। इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर जब रेस को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रेस 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से पास हो रही। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज बाय प्लेन मिरर है वो कहाँ से पास हो रही होंगी बच्चों, 50 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से पास।
ठीक है, plane mirror forms image as at I2. And now I2 act as object for spherical surface. राइट, I2 स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा बेटे, अब रेस जाने लग गई है राइट साइड, राइट, तो अभी राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड को लेंगे नेगेटिव। और u की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो स्फेरिकल सरफेस से डिस्टेंस 60 है, तो u हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। r की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटे, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर भी लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो r की वैल्यू हो जाएगी -40। अच्छा, अब इन रेस को देखो, ये रेस किस मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, ये रेस ट्रेवल कर रही हैं 3/2 में और रिफ्रैक्ट होकर के जाएंगी एयर में। तो n1 को लेंगे 3/2 और n2 को लेंगे 1। देखो हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि अरे सर ऑब्जेक्ट तो आप कह रहे हो I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा और I2 तो एयर में ही है, तो फिर आप ये n1 को 3/2 क्यों ले रहे हो। ध्यान दो, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। n1 और n2 की जब अपन ने डेफिनेशन दी थी तो क्या कहा था, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेस ट्रेवल कर रही है, राइट। तो इन रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास से एयर, तो n1 को लेंगे 3/2, n2 को लेंगे 1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन। अगले पेज पे देखो, n2/b माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। और r क्या है बेटे, माइनस, तो ये आ जाएगा 1/b प्लस 3 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 यानी -1/2, तो +1/8। तो 1/b की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 1/80 माइनस 3/120। यहाँ से 240 एलसीएम ले लें अपन, 3 माइनस 6, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, -80 सेंटीमीटर b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आ जाएगी -80 सेंटीमीटर। सर ये वाला सॉल्यूशन वापस रिपीट कर देंगे आप। हाँ बेटे, माइनस, सर आपने जो इमेज मतलब 40 सेंटीमीटर निकाली उसके बाद से वापस रिपीट कर देंगे आप। देखो I1 -40 पे बनी थी, है ना, यहाँ से बताना है ना तुमको। यस सर। तो अब I1, तो ये सरफेस से डिस्टेंस कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो 40 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनी है I1, इसने क्या किया, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। तो प्लेन मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर, 40 + 10। हाँ सर। तो प्लेन मिरर जब इसकी इमेज बनाएगा तो वो 50 सेंटीमीटर पीछे बना देगा I2 पे, यस सर। ठीक है। I2 पर इमेज बनाई, इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर ने जिन रेस को रिफ्लेक्ट किया, इन रेस को, ये वाली रे, हाँ सर।
ये रेज I2 से आती हुई लग रही। अब जो ये रिफ्लेक्ट हुई हैं ये रेज, ये अभी तो ग्लास में चल रही है ना, ग्लास से वापस एयर में भी तो जाएंगी, यस सर। तो यानी दोबारा इनका रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस से। अब हाँ अब सर। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस के लिए I2 ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसको तो, इस पे जो रेज आकर के गिर रही है, इंसिडेंट रे जो इस स्फेरिकल सरफेस पे जो इंसिडेंट रे है, वो तो I2 से आती हुई नजर आ रही है। यस सर, समझा। तो अब सेकंड बार जब स्फेरिकल सरफेस पर रे आकर के गिरी है, तो उस केस में I2 बन गया। Mirror forms image at I2 and now I2 acts as object for spherical surface. हाँ सर, हो गया क्लाउड क्लियर। और सेकंड रिफ्रैक्शन जब हुआ है तब उसकी बात हुई। हाँ और सर, समझा। क्योंकि रेज जाने वाली हैं 3/2 से एयर में, तो इसलिए 3/2 को N1, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2, और रेज क्योंकि अभी राइट में जा रही है, रेज आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, तो राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी नेगेटिव साइड पे ही लाई कर रहा है, और रेडियस भी, मतलब सेंटर भी नेगेटिव साइड पे ही है। ये हमने सॉल्व किया, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -80। ये v -80 का मतलब कहाँ से -80 पे आया है बच्चों? ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसके इससे 80 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड पे, तो यहाँ से ये इधर दिखाई। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 80 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ spherical surface। ये बात समझ में आती है सब बच्चों को भाई? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, lenses। what are lenses, what is a lens? देखो बेटे, लेंस बेसिकली क्या होता है, it is nothing but a system in which a medium is bounded by two spherical surfaces। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, मतलब लेफ्ट वाली को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो अपने आप में वो एक स्फेयर बन जाएगा, राइट वाली को इधर आगे बढ़ाऊंगा तो ये अपने आप में कोई एक अलग स्फेयर बन जाएगा, राइट। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये खाली तुम्हें समझाने के लिए मैंने बनाया। ऐसा भी लेंस हो सकता है, या इस तरह की स्फेरिकल सरफेसेस से भी बाउंडेड, या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द शेप, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जो पहला वाला है उसको नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस या
बाई कॉन्वेक्स। ये सेकंड वाला लेंस जो है इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव या बाई कॉनकेव। आउटर सरफेस कैसी दिखाई दे रही है उसके हिसाब से इनका नाम हो जाता है। ये जो है इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अच्छा, या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटे कि एक सरफेस प्लेन हो, मतलब इस तरह का लेंस होता है। इस लेंस को नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, या कुछ ऐसा लेंस। ये हो जाएगा क्या, प्लेनो कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। और ध्यान दो हम थिन लेंसेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो थिकनेस है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल। ये जो दो कर्व सरफेसेस हैं इनकी रेडियस अलग अलग हो सकती है, लेफ्ट वाले की R1, राइट वाले की R2। ये दीज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। हाँ, अगर प्लेनर है तो जो प्लेन वाला पार्ट है उसकी तो रेडियस इनफाइनाइट ही कहलाएगी, ठीक है। इस तरह का ये हो सकता है। बीच में जो मीडियम होगा वो बेसिकली उसको कहेंगे, वो लेंस का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, राइट। यस। अब हम बेसिकली किस बात पे इंटरेस्टेड है कि देखो ये लेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी हम हमारा स्पेक्स पहनते हैं, है ना, स्पेक्टेकल, जिस जो हमारा नंबर वाला जो भी चश्मा होता है, वो बेसिकली उसमें द ग्लास इज नथिंग बट अ लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, किसी का कॉनकेव हो सकता है। तो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोगों को स्पेक्स लग जाता है हमारी आंख के सामने, तो इसका मतलब whenever we view an object, we view that object through that lens। अब हमारी आंख में जितनी भी रेज जा रही हैं वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ही हमारी आंख तक पहुंच रही है। तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे बल्कि क्या किसको देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज लेंस ने बनाई है उसको हम लोग देख पाते हैं, राइट। तो हम यही पता अल्टीमेटली यही पता करना चाहते हैं फॉर दीज लेंसेस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके थ्रू देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देगा। वो देखने के लिए कुछ डेफिनेशंस हमको वो देखनी है। क्या क्या, पहली बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या, इसका नाम ऑप्टिकल एक्सिस भी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। नाउ व्हाट इज दिस? देखो बेटे, हमने ये बात कही थी कि जैसे ये एक लेंस है, तो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर के ये बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। दोनों का कुछ ना कुछ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना,
पहली स्फेरिकल सरफेस का कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दूसरी स्फेरिकल सरफेस का भी कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें, इन दोनों को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ये जो लाइन मिलेगी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल। The line joining center of curvatures of two spherical surfaces of a lens is called as its principal or optical axis. ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. उसके बाद अगली डेफिनेशन जो आती है वो आती है किसकी, ऑप्टिकल सेंटर। या पोल। ये क्या होता है भाई, देखो, इट इज a point on the optical axis which is equidistant from the two refracting surfaces of the lens. A point which is equidistant from the two refracting surfaces of the lens. हाँ, मतलब जैसे ये हमारे पास लेंस है और ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, तो इन दोनों सरफेसेस से बराबर बराबर दूरी पर ऑप्टिकल एक्सिस पर एक पॉइंट अगर हम लें तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है किसकी, फोकल लेंथ। देखो बेटे, फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, जब लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती हुई रेज इंसिडेंट होती, तो डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द लेंस इट में कन्वर्ज दोज रेज और इट में डाइवर्ज दोज रेज। जनरली ऐसा देखा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। हालांकि ये हमेशा ट्रू नहीं होता, अपन देखेंगे कब ये ट्रू नहीं होता, ये जनरल बिहेवियर। तो क्या देखा जाता है कि
अगर मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इन लेंसेस पर इंसिडेंट करूं तो आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस क्या होगा, पहली सरफेस कुछ रिफ्रैक्ट करेगी, फिर दूसरी सरफेस कुछ रिफ्रैक्ट करेगी, और फाइनली जाकर के ये किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे। इस पॉइंट की जो लेंस से दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो मैंने दूसरा लेंस दिखाया है इसके साथ क्या होता है बेटे, इस पे जब रेज आकर के गिरती है तो ये उनको डाइवर्स कर, तो ये वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करने के लिए मुझे इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है, लेकिन जो भी पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट की जो लेंस से डिस्टेंस होगी उसको क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट where rays incident on the lens parallel to principal axis. Intersect or appear to intersect. After refraction from the lens. और ध्यान दो, लेंस से इमर्ज आउट होने के लिए 2 बार रिफ्रैक्शन होना पड़ेगा इस, ठीक है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद कहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट। कन्वर्ज होके भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं या डाइवर्ज होकर के भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दोनों ही केस में हम इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कैसे किया जाए, तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ये करने के लिए क्या है बेटे, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है भाई, कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको पता करनी है तो आपको 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा, उसकी जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं उनकी रेडियस r1 r2 है ना, और आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, मीडियम की। लेंस का मीडियम क्या है, सराउंडिंग्स का मीडियम क्या है, तो 1/f का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 into 1/r1 minus 1/r2. This formula is called as lens maker's formula. और ये जो फॉर्मूला है बेटे, इसमें ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इनका मतलब क्या है ये समझ लो। NL तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस। NS क्या है,
refractive index of surrounding medium. R1 and R2 क्या है? R1 and R2 are, ध्यान दो, these are coordinates, these are x coordinates of center of curvature of first and second surface. R1 and R2 are x coordinates of center of curvatures of first and second surface. फर्स्ट किसे कहेंगे, सेकंड सरफेस कहेंगे, किसे कहेंगे? फर्स्ट वो है जिस पे पहले रेज आकर के गिर रही, सेकंड वो हो जाएगी जिस पर बाद में रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ध्यान दो, ये हम इसको अभी समझेंगे कि क्या है, आप किसे फर्स्ट कहते हैं और किसे सेकंड, उससे लेंस के नेचर पर, उसकी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही रहता है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया इसकी बात करते हैं। देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या है कि आपने पैरेलल रेज इस सिस्टम पे भेजा और इन रेज का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। पहले रिफ्रैक्शन होगा सराउंडिंग मीडियम से लेंस के मीडियम में, और फिर लेंस के मीडियम से होगा सराउंडिंग मीडियम में। अब हम 3 अजम्पशंस यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। क्या क्या 3 अजम्पशंस हैं? पहला, पैरेक्शियल रेज। पैरेक्शियल रेज का मतलब नियर नॉर्मल इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा। दूसरा, लेंस इज थिन, पहली सरफेस और दूसरी सरफेस में गैप बिल्कुल कम है। और तीसरा, सेम मीडियम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द लेंस। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में मीडियम कुछ अलग है, राइट में अलग है। इन्हीं अजम्पशंस पे वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखो, नियर नॉर्मल इंसिडेंस है तो हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस लगा दें। पहली बार क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस हो रहा, और जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए u जो है वो इंफिनिटी है, ठीक है। n1 जो है वो ns है, n2 जो है वो nl है, ठीक है बेटे। अब रेडियस को क्या लें, ध्यान दो, जब मैं स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाता हूं तब भी r को विद साइन सब्स्टिट्यूट करता हूं, है ना। अब देखो, लेंस ऐसा भी हो सकता था, लेंस ऐसा भी हो सकता था। अगर ऐसा वाला लेंस होता तो सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा होता, लेकिन ये वाला लेंस होता तो रेज जा रही है राइट में, पॉजिटिव साइड राइट में है, लेकिन सेंटर लाई कर रहा है लेफ्ट। तो इस केस में आर को नेगेटिव पुट करना पड़ता, इधर वाले केस में आर को पॉजिटिव लेना पड़ता। हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं भाई, आई विल डिसाइड द साइन लेटर ऑन, अभी मैं R1 ही मान लेता हूं उसको। R1 इज माई कोऑर्डिनेट,
ठीक है। जब मुझे कोई एक्चुअल क्वेश्चन देगा कि उसमें मेरे को पता चल जाएगा भाई कॉन्वेक्स के लिए पता करना है, कॉनकेव के लिए पता करना है, तब मैं R1 को विद साइन वहां पे पुट कर दूंगा। अभी मेरा ये कोऑर्डिनेट के रूप में मैं लेके चल रहा हूँ। तो मेरे को क्या फॉर्मूला मिलेगा भाई, N2/V। मान लो पहली इमेज V1 पे बन रही है, पहली सरफेस ने इमेज बनाई V1 पर, तो NL/V1 N2/V माइनस N1/U is equal to N2 minus N1 divided by R। अभी मैं R1 ही पुट कर रहा हूँ। जब लेफ्ट वाला लेंस होगा तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा, जब राइट वाला लेंस होगा तो R1 नेगेटिव हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे। अब क्या होगा, पहली सरफेस ने इमेज बनाई V1 पर, वो जो इमेज पहली सरफेस ने बनाई वो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस will act as object for second। ये दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। अच्छा, हम क्योंकि थिन लेंस मान रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि पहली सरफेस और दूसरी सरफेस में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन जो u है उसको एज इट इज v1 के बराबर ले लेते हैं, और n1 को लेंगे nl के बराबर, n2 को लेंगे ns के बराबर, और जो फाइनल इमेज बनेगी वही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख दें, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब R को क्या लें, फिर से वही वाली बात है। अगर ये वाला लेफ्ट वाला लेंस होता तो इसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा होता, तो इसके लिए R2 को नेगेटिव लेते। राइट वाला लेंस होता तो उसके लिए R2 पॉजिटिव हो जाता। हम कहते हैं भैया साइन बाद में डिसाइड करेंगे, अभी तो मैं R2 लिख रहा हूँ। R2 बेसिकली कोऑर्डिनेट है, R1 and R2 are coordinates of center of curvature of first and second refracting surface। एक्चुअल जो लेंस होगा उसके हिसाब से हम इसका साइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड 1 and 2। तो NL/V1 से NL/V1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या मिलेगा, NS/F इज इक्वल टू NL माइनस NS/R1 प्लस NS माइनस NL/R2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, NS डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू NL माइनस NS, मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको अगले पेज पे देखो क्या मिल गया, 1/F की वैल्यू मिल गई, NS को मैं RHS में ले आया, तो NL/NS माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यही था हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। This formula is called as lens makers। सर हम्म,
सर आप आपका क्लास 7:45 है तो 7:30 से चालू कीजिए ना। अच्छा ऐसा क्यों? अरे यार तुम्हारा अगला क्लास तो 9:45 से ही होता है ना, तो अपन 8 to 9:30 रखते हैं ना यार। सर पर हम लोग का कॉलेज का लेक्चर 9 to 9:45 रहता है ना सर। अच्छा बीच में कॉलेज का भी लेक्चर होता है क्या तुम्हारा? हाँ इसके लिए हाँ सर सर। गैप रखते हैं। अरे यार आज है लेक्चर कॉलेज का? हाँ सर। ठीक है बेटे, तो अभी क्या करें अपन? कंटिन्यू करें कि रोकें, बाद में पढ़े? अभी अभी पढ़ लो यार, बाकी फिर अगली बार से अपन टाइम से स्टार्ट करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपका गैप है अननेसेसरीली, उससे बेटर है 8 से 9:30 ही लेते हैं यार। क्या भाई, कॉलेज का लेक्चर, कॉलेज स्टार्ट हो गए क्या तुम्हारे? सर अप्रैल से ही चालू हो गया सर। अरे नहीं, लेकिन बीच में वो समर गैप वगैरह होता है, वो सब नहीं था क्या? सर हम लोग को समर गैप दिया ही नहीं इस बार। इस बार दिया ही नहीं? ओके, चलो। तो बोलो, अभी अपन अपन अभी लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, तुम कल से करना कॉलेज आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन 7:30 से चालू करेंगे। देखो, ये ये वाला डेरिवेशन समझ में आया भाई सबको? ठीक है। Yes, हाँ sir. अब इसका यूज कैसे करना है, देखो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कैसे इसका यूज करेंगे? अपन कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो हमें कहा जाए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, बाहर एयर है। पहली सरफेस का, लेफ्ट वाली सरफेस का रेडियस 30 सेंटीमीटर है, राइट वाली का 20 सेंटीमीटर है। इसका फोकल लेंथ पता करो। अब देखो, ये फोकल लेंथ पता करने के लिए जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने पहला सवाल ये खड़ा होगा कि मैं रेज को किधर से आता हुआ मानूं, लेफ्ट से आता हुआ मानूं कि राइट से आता हुआ मानूं? ठीक है, मानो कहीं से भी मान सकते हो, मैं कह रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये अपन दोनों तरफ से मान के देख लें। तो पहले मैं मान रहा हूँ कि लेफ्ट से आ रही है। लेफ्ट से आ रही है इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेस को पॉजिटिव मानना। तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब पहली जो सरफेस है उसका सेंटर राइट में लाई कर रहा है, दूसरी का सेंटर लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो R1 को लेंगे +30 और R2 को लेंगे -20। R1 को लेंगे +30 और R2 को क्या लेंगे, -20।
अब क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 हो जाएगा +30 माइनस 1/r2, r2 हो जाएगा -20। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इज 1/20 इंटू 1/30 प्लस 1/20। क्या हो गया बेटे, 62 प्लस 3, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू, 24 प्लस 24 आ गया। इसका मतलब क्या है, देखो ये दोनों रिफ्रैक्शन कंसिडर कर चुके हैं हम, और हमें ये पता चल गया कि भाई रेज लेंस से निकलने के बाद पॉजिटिव साइड पे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमें ये भी समझनी है कि पॉजिटिव फोकल लेंथ इंडिकेट्स converging action of the lens. Positive focal length indicates converging action of the lens. ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता था कि भाई कुछ लोग कहें कि सर हम तो रेस को लेफ्ट से आता हुआ नहीं मानेंगे, हम तो रेस को राइट से आता हुआ मानेंगे, ऐसे मानेंगे। तो भाई मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 20 है और इधर वाला 30। अभी R1 ये हो जाएगा और ये R2 को कम करेगा। यहाँ पे क्या है, इधर वाला R1 था, राइट वाला, तो 1/f की क्या वैल्यू लिखेंगे भाई, 1/f को लिखेंगे 3/2/1 माइनस 1। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन इधर बदलेगा जरूर, इधर लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव हो जाएगा, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो हो जाएगा 1/20 माइनस 1/-30, ऐसा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा बेटे, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 इंटू 1/20 प्लस 1/30। देखो फिर से ऐसा ही एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो 1/f की वैल्यू क्या आ गई, 1/24, f फिर से कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। फिर से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइड पे, लेकिन अभी पॉजिटिव साइड लेफ्ट में है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर फाइनली रेस को कन्वर्ज कर देगा। ध्यान दो, रेस को मैंने बदल दिया, पहले लेफ्ट से आ रही थी, अभी राइट से आ रही है, लेकिन पहले भी कन्वर्जिंग एक्शन शो कर रहा था, अभी भी कन्वर्जिंग एक्शन शो कर रहा है। पहले भी 24 सेंटीमीटर पे रेस को कन्वर्ज कर रहा था, अभी भी 24 सेंटीमीटर पे रेस को कन्वर्ज कर रहा है। हाँ, पहले लेफ्ट से आ रही थी तो राइट में कन्वर्ज कर रहा था, अभी राइट से आ रही है तो लेफ्ट पे कन्वर्ज कर रहा है। क्या लेंस के नेचर पे कुछ फर्क पड़ा क्या? क्या हम बोल नो सकते हैं सर। कि लेंस का नेचर सेम रहता है, फोकल लेंथ जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि रेज को पहले किस सरफेस पे इंसिडेंट किया, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम लिख सकते हो, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस is independent
of the side from which rays are incident on the lens. Is independent of the side from which rays are incident on the lens. किधर से भी आप उसको इंसिडेंट मान सकते हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना। सिमिलरली दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी हमें पॉइंट के रूप में याद रखना ही रखना। ठीक है, एक एक कैलकुलेशन हम कॉनकेव लेंस के लिए भी करते हैं। दो सरफेसेस हैं, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, एक का 40 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं। फोकल लेंथ में डिटरमाइन करें, तो कैसे डिटरमाइन करें बच्चों? ये लेंस तो हमें दिया ही हुआ, मान लेते हैं रेज लेफ्ट से, rays are incident from left. तो राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, लेफ्ट साइड नेगेटिव। और क्योंकि पहले इस पे गिर रही है तो ये R1 हो जाएगा, ये R2। अब देखो पहली जो सरफेस है उसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, पहली सरफेस का सेंटर किधर लाई कर रहा है? नेगेटिव साइड पे। तो R1 को -30 लेंगे और R2 को +40 लेंगे, क्योंकि उसका पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/f is equal to NL/NS -1 into 1/R1 -1/R2। तो क्या हो जाएगा भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 into 1/R1। R1 is -30 बिकॉज उसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, एंड R2 is +40 क्योंकि उसका सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई कर। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 -1, यानी 1/2 इंटू -1/30 -1/40। 120 एलसीएम आ जाता है, -4 -3, तो f आ जाएगा कितना? -240/7 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोकल लेंथ नेगेटिव साइड पे, मतलब क्या हो रहा है? ये डाइवर्जिंग एक्शन शो कर रहा है। नेगेटिव साइन शोज व्हाट? डाइवर्जिंग एक्शन, कि रेज लेंस से निकलने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं कि उन रेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या है? 240/7 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर के, ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस कितनी है 240/7 ये बात हमें ध्यान रखनी है बच्चों नेगेटिव फोकल लेंथ shows diverging action of a lens. इसमें भी तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो क्या कि जो फोकल लेंथ है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि रेस को आप किधर से इंसिडेंट कर रहे हो पहले R1 पे गिरा रहे हो पहले 30 सेंटीमीटर पे गिरा रहे हो या पहले 40 सेंटीमीटर पे गिरा रहे हो फिर से कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा ये आप वेरीफाई करना है घर पे जब नोट्स रिवाइज करते हैं तो इसको आपको वेरीफाई करके देखना सेम आएगा -240/7 ही आएगा ठीक है अच्छा उसके बाद क्या मुद्दा है इसमें जो अगला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो कुछ ऐसा है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग एक्शन है ये कैसे डिसाइड होता है ना what decides the converging or diverging nature of lens देखो जैसा अभी हमने देखा जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई जब मैंने कॉनकेव लेंस लिया तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है ना तो एक तो बात है क्या कि ज्योमेट्री से तो फर्क पड़ता ही पहला फैक्टर तो क्या है ज्योमेट्री ऑफ मतलब दैट इज कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है या क्या है उससे डिसाइड दूसरा एक और फैक्टर जो है जिसपे जनरली लोग ध्यान नहीं देते बच्चे वो क्या है रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग ratio of refractive index of lens and surroundings NL and NS ratio of refractive index of lens and surroundings देखो बेटे ध्यान दो whenever you have a convex lens चाहे वो convex lens हो या प्लेनो कॉन्वेक्स तो उसके लिए क्या होगा 1/R1 माइनस 1/R2 की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी क्यों जैसे ये लेंस मैंने लिया इसकी रेडियस 20 थी इसकी 30 थी इधर से लाइट इंसिडेंट हुई तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा और राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड पॉजिटिव हो गई इसका मतलब क्या है पहले वाले के सेंटर को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/20
-1 बाय -30, राइट। तो क्या ये 1/R1 -1/R2 वाला फैक्टर पॉजिटिव हमेशा मिलेगा क्या मेरे को? ठीक है, Yes, sir. but this is not the only factor which decides the focal length, because the formula of focal length is this, क्या? Refractive index of lens upon refractive index of surrounding -1 into 1/R1 -1/R2। अब इसको आप ऐसे विजुअलाइज करो कि इट इज obtained by product of two different factors। एक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो है वो ये ज्योमेट्री वाला फैक्टर है। हाँ, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये जो 1/R1 -1/R2 वाली टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर लेफ्ट वाली टर्म भी पॉजिटिव हो गई तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब कन्वर्जिंग एक्शन शो करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है? सर वो आपने कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्वेक्स का जो बताया वो वापस बताओ ना। हाँ देखो, मैंने क्या बताया बेटे कि ये आप कॉन्वेक्स लेंस लो या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लो, इन दोनों ही लेंसेस के लिए 1/R1 -1/R2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे पॉजिटिव आएगी देखो, कॉन्वेक्स के लिए तो मैंने बताया तुमको, कॉन्वेक्स के लिए तो क्या हो रहा है, आप जैसे ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। एक का रेडियस 20, एक का 30, रेस पहले इस वाली सरफेस पे इंसिडेंट हुई, इसका सेंटर पॉजिटिव साइड पे है, तो R1 हो गया +20। 1/R1 -1/R2 में R1 को लिख दिया +20। फिर सेकंड में इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, ये सेकंड सरफेस, इसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा, तो R2 हो गया कितना, -30। तो R2 की वैल्यू लिख दी -30, तो ये हो जाएगा 1/20 + 1/30। अच्छा, उसकी जगह अगर प्लेनो कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, देखो मान लो प्लेनो कॉन्वेक्स है कुछ ऐसा, इस तरह का, ये इसकी रेडियस कुछ रैंडमली कुछ भी मान लेते हैं अपन, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मान लो 20 मान लिया तुम, रेस को इधर से भेजा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/R1, R1 तो इंफिनिटी हो जाएगा, प्लेन सरफेस का तो R इंफिनिटी है, -1/R2। अब ध्यान दो, क्योंकि रेज राइट में जा रही है तो राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और ये जो कर्व सरफेस है इसका सेंटर तो लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो -20 करूंगा तो ये फिर से +1/20 आ जाएगा। तो बात क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये वाली चीज फॉर कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 1/R1 -1/R2 is always going to be positive। ठीक है, समझ में आया बेटे? अब Yes, sir. हाँ, कौन पूछ रहा था भाई, उसको समझ में आया कि नहीं आया? कोई और आवाज हाँ आई? सर। आया, ओके। अब देखो क्या है, अगर लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा हुआ, लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से बड़ा हुआ, तो ये जो लेफ्ट वाली टर्म है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के मेरे को फोकल लेंथ पॉजिटिव मिल जाएगी। दैट इज कॉन्वेक्स लेंसेस, कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस when placed in rarer medium they will show converging action। They will show
कैसा एक्शन बेटे? कन्वर्जिंग एक्शन। लेकिन अगर मैंने इसको डेंसर मीडियम में रख दिया, जब मैं बोल रहा हूं कि रेयरर मीडियम में रखा है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बड़ा है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स। लेकिन अगर उल्टा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो सराउंडिंग से छोटा हो गया, सराउंडिंग डेंसर हो गया, तो क्या होगा? 1/r1 माइनस 1/r2 वाली टर्म तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पहली टर्म है ये नेगेटिव होकर के फोकल लेंथ को नेगेटिव बना देगी। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस when placed in denser medium it will show कैसा एक्शन? डाइवर्जिंग। ये चीज समझ में आती है बेटे? Yes, और इसका sir. ठीक उल्टा होगा किसमें? कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना? मैं इस तरह का एक चार्ट बना सकता हूं, कैसे? 1/r1 माइनस 1/r2 वाली टर्म है, मतलब इस तरह की बात आप देख लो क्या है। कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्वेक्स, इन दोनों में से कोई भी लेंस, या दूसरे कैसा हो? कॉनकेव हो या प्लेनो कॉन्वेक्स, इनमें से कोई भी लेंस। या तो रेयरर मीडियम में रखो या डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा। और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम, सराउंडिंग का ज्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटे? कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रेयरर मीडियम में कैसा एक्शन शो करेंगे? कन्वर्जिंग एक्शन शो करेंगे। मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और यही लेंस को, इसी लेंस को जब आप रख दोगे डेंसर मीडियम में, तो ये डाइवर्जिंग एक्शन शो करने लग जाएगा। क्यों? इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। इसका कारण भी अपने को पता है। क्या कारण है? कि ये वाले जो लेंस होते हैं, इनके लिए 1/r1 माइनस 1/r2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ये जो लेंस होते हैं इसके लिए 1/r1 माइनस 1/r2 हमेशा लेस देन 0। और ये अगर बड़ा है तो उस केस में क्या होगा? NL/NS माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और डेंसर मीडियम के लिए क्या होगा? NL/NS माइनस 1 लेस देन 0। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव मिलेगा,
लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे नेगेटिव में, इसमें क्या होगा, डाइवर्जिंग एक्शन शो करेगा, यानी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होगा बेटे, कन्वर्जिंग एक्शन शो करेगा, यानी इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव फोकल लेंथ दे देंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग भी हो सकता है और सर डाइवर्जिंग भी हो सकता है, उसी तरह से कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग भी हो सकता है और कन्वर्जिंग भी हो सकता है। सर हाँ बेटे, सर वो कॉनकेव और प्लानो कॉनकेव का कन्वर्जिंग का एक एग्जांपल दे सकते हो क्या, पॉजिटिव कैसे आएगा? हाँ दे सकते हैं ना, देखो क्या है, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, इसका रेडियस मान लो तुम 20 सेंटीमीटर, इसका मान लो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, बाहर का जो सराउंडिंग्स है उसका मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं अपन, तो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स -1 इंटू 1/r1 -1/r2। रेस को किधर से भी इंसिडेंट मान सकते हैं, तो मान लो मैंने ऐसे मान लिया कि लेफ्ट से आ रही है, राइट में जा रही है, तो राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 2 -1 इंटू 1/r1। 1/r1 को क्या लिखेंगे, -20, माइनस 1/r2 को क्या लिखोगे, उसका सेंटर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो +30। अब 3/2 -1, 3/2/2 मतलब 3/4 हो गया, 3/4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/4। और इधर तुम लोग क्या करो, 60 एलसीएम ले लो, तो -3 -2 क्या आ गया बेटे, -1/4 इंटू -1/12। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के फोकल लेंथ +48 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सर यस सर। तो ये क्या होगा, कॉनकेव होने के बाद भी कैसा एक्शन शो करने लग जाएगा, कन्वर्जिंग एक्शन। तो ये वाला केस हो गया, 1/r1 -1/r2 भी नेगेटिव था, और पहली वाली टर्म NL/NS -1 भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव मिल गया। समझ में आई बात बेटे? यस सर। ठीक है भाई, बाकी फिर अपन इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर होमवर्क के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 जो है उससे होमवर्क करना है हमें। एक्सरसाइज पार्ट 2 से हमको करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है बच्चों? सर हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर अभी कितना टाइम जाएगा इस चैप्टर को? यार इस चैप्टर को अभी अपने, देखो लेंस अपन ने स्टार्ट किया है, एक लेक्चर और लेंस का लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगला लेक्चर अपन लेंगे किस पर, अगला लेक्चर तो लेंस पे होगा, एक लेक्चर लेंस का, फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, 2 लेक्चर, तीसरा लेक्चर डिस्पर्शन पे एक लेक्चर जाएगा। फिर अब तुम लोग मान सकते हो कि 3 लेक्चर कम से कम जाएंगे अभी इस चैप्टर, ठीक है, 3 to 4 लेक्चर्स ओके आप सर। मिनिमम रिक्वायर।
ठीक है, देखो ये मैंने लेक्चर सर। ये नोट्स भेज दिए तुमको चैट बॉक्स में, देखो जरा। सर आप शीट का पीडीएफ भेज सकते हो क्या ग्रुप पे? क्या क्या बोल रहे हो बेटे? शीट का पीडीएफ ग्रुप पे भेज सकते हो क्या? पीडीएफ किस पे भेजना है, ग्रुप पे? शीट, हाँ शीट का, शीट जो शीट का? सॉल्व कर। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। तुम लोगों का कौन सा किस नाम से ग्रुप यार? 22 वेस्ट, फिजिक्स 22 वेस्ट, वही वाला है ना? नहीं सर, हम लोग का PV1 है। तो यार मेरे को ऐड करो भाई उसमें। सर आप प्रशांत सर को बोल दीजिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, प्रशांत सर को बोल दो। ओके ओके बच्चे। ठीक है बेटे।